हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और ऐसा ये जो टॉपिक है जो कि एक विल यानी कि वसीयत के बारे में है। और आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो देखा होगा और आपके कुछ ना कुछ डाउट रह जाते होंगे। तो इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन यानी कि वसीयत के बारे में यानी कि विल के बारे में ये वीडियो है, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। आमतौर पर लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेरी थी, और इस साल यानी कि 2024 में वसीयत यानी कि विल के बारे में क्या कहता है कानून, उसके बारे में आज का वीडियो है। वसीयत कौन कर सकता है, और साथ ही साथ जो वसीयत है इसमें क्या रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है, और वसीयत और पर्सनल लॉ में क्या है, और हिंदू लॉ में वसीयत क्या है। तो ये सारे जो टॉपिक है वो आज के वीडियो में कवर होने वाले हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो वसीयत है, जिसको हम लोग इंग्लिश में विल के बारे में कहते हैं इसको, और जो विल होता है वो आम बोलचाल में वसीयत कहा जाता है। वसीयत के द्वारा कोई भी जो व्यक्ति है अपने मरने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी किसी दिए जाए या तय करता है। वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवाए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो किसी भी प्रॉपर्टी के जो मालिक को तय करता है। यानी कि आपने जाना कि वसीयत को हम लोग आमचोल भाषा में विल कहते हैं। और वसीयत जो होता है वह कोई भी व्यक्ति अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी किसी दिए जाने को तय करता है। जो वसीयत है वो सभी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसमें की जा सकती है। वसीयत चल हो सकती है और अचल दोनों संपत्ति में की जा सकती है। और अचल संपत्ति में जो भूमि यानी कि मकान मुख्य होता है, जबकि चल संपत्ति में कोई वाहन, पशु इत्यादि होते हैं। जो वसीयत है वह किसी भी व्यक्ति द्वारा इन दोनों संपत्तियों के लिए की जा सकती है। आइए जानते हैं कि वसीयत जो है वो कौन कर सकता है। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में जो वसीयत संबंधित जो योग्यताओं का वर्णन किया गया है, यानी कि अधिनियम की धारा 59 यानी कि 59 में बताया गया है कि कोई भी एक स्वैच्छिक और वयस्क व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत कर सकता है। जो वसीयत के प्रावधानों में सबसे अधिक महत्व इस बात का है कि व्यक्ति केवल वही संपत्ति वसीयत कर सकता है जो उसने स्वयं अर्जित की हो, और वह अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। ऐसी संपत्ति को वसीयत कर सकता है जो संपत्ति या वसीयत करने वाले व्यक्ति को उत्तराधिकार में मिलने वाली है। यदि कोई व्यक्ति उन्मत्त है, यदि उसे उन्मत्त के दौरे बार बार आते हैं, तो वह जिस समय वह व्यक्ति स्वैच्छिक होगा उस समय वह अपनी संपत्ति को वसीयत कर सकता है। कोई भी स्त्री अपनी स्वयं अर्जित की गई संपत्ति को भी वसीयत कर सकती है। वसीयत के जो संदर्भ में स्त्री और पुरुष का कोई भी भेद नहीं है, केवल महत्व इस बात का है कि जो संपत्ति स्वयं द्वारा अर्जित होनी चाहिए। वसीयत को वसीयत करता किसी भी समय वापस ले सकता है। एक बार वसीयत करने के बाद यदि वह चाहे तो वसीयत का रिवोकेशन भी करा सकता है, और जो उसके द्वारा दी गई वसीयत को पुनः वह वापस ले भी सकता है। कोई भी वसीयत उस समय भी निष्पादित होती है जब उसे करने वाला व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और किसी भी वसीयत को करने वाले व्यक्ति के जीवित रहते उस व्यक्ति की वसीयत निष्पादित नहीं हो सकती। वसीयत में जो रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो भारतीय जो उत्तराधिकार अधिनियम वसीयत का जो रजिस्ट्रेशन या इसको नोटराइज करवाना आवश्यक नहीं बताया गया है। यह एक कागज का टुकड़ा भी वसीयत हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी अर्जित की गई संपत्ति को वसीयत करना चाहता है तो वह वसीयत करने वाले व्यक्ति को आशय को देखा जाता है कि यहाँ तक वसीयत जो लिखे गए जो शब्दों पर भी कोई खास ध्यान न दिए जाने का प्रावधान है। शब्द कैसा भी हो, भाषा कैसी भी हो, मूल विषय वसीयत को लिखने वाले आशय स्पष्ट होने चाहिए। वसीयत में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। विधि तो वसीयत के संदर्भ में कोई विशेष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करती है, ना ही इसकी कोई बाध्यता है, किंतु वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। ऐसी जो परिस्थिति में मुकदमेबाजी से बचा जा सकता है,
क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी के पास यह तर्क होता है कि जो वसीयत संपत्ति को अर्जित करने वाले व्यक्ति ने लिखी है उसे सरकार द्वारा तय किए गए आदमी के पास जाकर हस्ताक्षर करवाई गई है, उसके लिए जो तयशुदा जो शुल्क है वो अदा किया गया है। वसीयत और पर्सनल लॉ में क्या है? भारतीय उत्तराधिकार यानी कि पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाला जो विषय है वो हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और मुसलमानों के लिए सरिता का कानून है। हिंदू लॉ में जो वसीयत होती है यानी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत उन लोगों की संपत्ति का बंटवारा किया जाता है जो लोग बगैर कोई वसीयत किए गए मर गए हों। ऐसे व्यक्ति को निर्वसियती कहा जाता है। कोई भी हिंदू व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकता है। केवल वह व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं कर सकता है। जो संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई हो, उस व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड हो और वसीयत करने वाला व्यक्ति संपत्ति का स्वामी है, तो वसीयत करने वाले व्यक्ति ऐसी संपत्तियों को वसीयत कर सकता है। एक कागज के टुकड़े पर लिखी गई वसीयत मानी जाएगी। केवल 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। मुस्लिम लॉ में वसीयत, जो मुस्लिम लॉ में वसीयत जैसा कोई विशेष प्रावधान तो नहीं है। एक मुसलमान व्यक्ति को अपने द्वारा अर्जित संपत्ति शरई तौर पर बंटवारा करने का आदेश है। शरीयत में इस विषय पर बल दिया गया कि एक मुसलमान व्यक्ति अपने द्वारा अर्जित संपत्ति को वसीयत करने के बजाय उस संपत्ति को शरीयत के अनुसार बांटे। उसे अपनी संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार बांटने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शरीयत में उन व्यक्तियों को बताया जिन्हें संपत्ति का उत्तराधिकार मिलता है। उनमें विशेष रूप से व्यक्ति को पति, पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन है। पृथक हक जो हक होता है वो संतानों का रखा जाता है, परंतु मुस्लिम लॉ में 1/3 संपत्ति को वसीयत में किया जा सकता है। शेष संपत्ति शरीयत के अनुसार बांटा जाए। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में वसीयत संबंधी प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत उन्हीं व्यक्तियों को संपत्ति का अधिकार होता है जिन व्यक्तियों पर पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होते हैं। विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह किए जाने पर संपत्ति का जो उत्तराधिकार इस अधिनियम के अनुसार होता है कि धर्म छोड़ने आधिकारिक घोषणा पर भी उत्तराधिकार इस अधिनियम के अंतर्गत होता है। छल, कपट, मिथ्या, असमत, असर इत्यादि से प्राप्त की गई वसीयत को चुनौती दी जा सकती है और मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना जाता है। तो ये जाना कि वसीयत क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और उसका रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मुकदमेबाजी से बचने के लिए वसीयत को रजिस्ट्रेशन इसलिए लोग करवाते हैं। तो इस वीडियो में आपकी जो भी डाउट थे वो आशा होते क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।